नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और तमाम राजनीतिक खबरों की भी। और कौन कौन सी राजनीतिक धमाकेदार खबरें आज हमारे क्षेत्र में घटित हुई है, उन सब को एक एक करके हम आपको बताएंगे। और पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार डीजल पकड़ा था, उस डीजल फैक्ट्री का सच क्या है वो भी हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। उस सच का भी पर्दाफाश करेंगे। और इसको लेकर अगर बात करें अन्य खबरों की, तो कल संजीव बेनीवाल की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, एक कागज़ दिखाया था कि उनके गत विधानसभा के कार्यकाल में, जो 14वीं विधानसभा थी, उनके कार्यकाल में और वर्तमान बलवान पूनिया के कार्यकाल में क्या अंतर है सवालों को लेकर। उसके ऊपर भी हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। और डूडी परिवार में क्यों मची है खलबली, क्या है हलचल, उस हलचल का सच क्या है, क्या अफवाहें वायरल हो रही है, उसको लेकर भी हम आपको सच बताने वाले हैं। और एसपी सिंह बढ़िया आखिर क्या कर सकते हैं, और कांग्रेस कौन सा बड़ा धमाका करने जा रही है भादरा में। बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक खबरें हैं आज, और उन सारी राजनीतिक खबरों का हम आपको सच बताएंगे और विश्लेषण भी करेंगे कि क्षेत्र में इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का संचालन करती थी, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है हमारे पास। उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपको याद होगा बलवान पूनिया ने सरकारीकरण किया था ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का, उसको लेकर अब विवाद क्यों गिरा गया है और ये विवाद अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है, उसकी भी खबर आपको बताने वाले हैं। तो इन सारी खबरों से आपको रोज़ाना अपडेट करवाते हैं। और हम माफ़ी चाहेंगे, बीच में कई बार तकनीकी कारण के चलते और अवकाश के चलते हम रोज़ाना आपसे रूबरू नहीं हो पाते। लेकिन ये जो 7 बजे का बुलेटिन है वो रेगुलर 7 बजे का बुलेटिन है। इसमें महीने में एक आध छुट्टी ज़रूर अवकाश के रूप में हम ले लेते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इंतज़ार जो करना पड़ता है या किसी भी प्रकार की परेशानी जो झेलनी पड़ती है, उसके लिए हम बारंबार क्षमा याचना आपसे करते हैं। और आज हम खबर की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आपको जानना ज़रूरी है। और हम ये सारी खबरें जो आपको बता रहे हैं वो तमाम खबरें आपको बताएंगे, वो चाहे किसी के पक्ष में हो किसी के विपक्ष में हो। साफ संदेश भारत निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ सारी खबरें आपके सामने रखता है और आगे भी रखता रहेगा। हम जो सबसे बड़ी खबर आपको आज बता रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो है पूरे हनुमानगढ़ जिले में आखिर मतदाता कितने हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां प्रशासन कर रहा है। इसी खबर से शुरुआत करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कुल मतदाता 13,89,346 है, जिसमें से पुरुष की अगर संख्या की बात करें तो पुरुष की संख्या इसमें 6 लाख के करीब है। 6,02,886 इसमें महिलाएं हैं और महिलाओं से ज़्यादा इसमें पुरुष है। 7,26,460 पुरुष है। तो ये मतदाताओं की कुल संख्या है जो हमने आपको बताई है। ये आधिकारिक आंकड़ा है और जिला हेडक्वार्टर से जारी किया हुआ आंकड़ा है। और कुल मिला के जिले में 22 अति संवेदनशील बूथ है, वो कहाँ कहाँ है वो भी बताएंगे। और कुल 244 क्रिटिकली बूथ जिले भर में है, वो कौन कौन से हैं और तहसील विधानसभा वार वो कितने हैं वो भी जल्दी से आपको बताएंगे। 1286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वो भी कौन सी तहसील में, विधानसभा में कितने हैं उसकी जानकारी भी जल्दी से देंगे। शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारी ज़िला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने अति संवेदनशील बूथों का भी कुछ का निरीक्षण किया और सारी रिपोर्ट पर जो है गहनता से विचार किया, उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। और जो अलग अलग टीमें नियुक्त की हुई है उन टीमों को भी
उचित दिशा निर्देश देते हुए और ठीक टाइम पर ठीक रिपोर्ट और किस प्रकार से आपको रिपोर्ट देनी है, उन सारी चीज़ों की जानकारी उनको दी गई और उस प्रकार से जो है सारा का सारा चुनावी सिस्टम जो है वो देखा जाएगा। और कमांड पूरी जिला कलेक्टर अर्थात निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार के हाथ में रहेगी। और एसपी महोदय भी अब बदल गए हैं, सुधीर चौधरी को यहाँ से स्थानांतरण हो गया है उनका, और नए जो एसपी आए हैं वो डॉक्टर राजीव पचार है, जिन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। अब वो लग जाएंगे पूरे ज़िले में इस कानून व्यवस्थाओं को लेकर। हम आपको जल्दी से बताएं तो संगरिया में 226 बूथ है टोटल और 5 अति संवेदनशील बूथ यहाँ पर है और 61 यहाँ क्रिटिकली बूथ जो है वो है, जिनके ऊपर विशेष दस्ता तैनात रहता है पुलिस का और विशेष निगरानी भी रहती है। निगरानी तो सभी पर भी रहती है, लेकिन विशेष निगरानी अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर रहती है। हनुमानगढ़ में 268 मतदान केंद्र है कुल और 226 संगरिया में है, माफ़ कीजिएगा, और हनुमानगढ़ में 268 मतदान केंद्र है, जिनमें 5 अति संवेदनशील है, 61 क्रिटिकली है। और अगर पीलीबंगा की बात करें तो 280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4 संवेदनशील मतदान केंद्र है बूथ है और 42 क्रिटिकली बूथ है। इसके अलावा नौर में 264 मतदान केंद्र है, 4 अति संवेदनशील बूथ यहाँ भी है और 34 क्रिटिकली बूथ है। जबकि बादरा में 248 मतदान केंद्र है, 4 अति संवेदनशील बूथ यहाँ भी है और 46 यहाँ क्रिटिकली बूथ भी है। तो इस खबर के बाद में अब हम आपको बताते हैं उस खबर की जानकारी देते हैं जिस खबर को लेकर ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का सरकारीकरण जो बलवान पूनिया ने किया था, गत दिनों इसका मुख्यमंत्री द्वारा सरकारीकरण किया गया और उसके बाद में बलवान पूनिया और इस कॉलेज की कन्याएं, इस कॉलेज का स्टाफ ज़बरदस्त होली खेलते हुए दिखाई दिए थे और ज़बरदस्त खुशियां मनाई थी। तो आखिर माजरा क्या है और कौन सी समिति इसको संचालित कर रही है, कौन इसका विरोध कर रहा है, किसने इसकी सिफारिश की कि इसका सरकारीकरण कर दो, ये खबर मैं आपको बताऊं तो ये जो महाविद्यालय है इसको ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति संचालित कर रही थी अब तक और उनके द्वारा ही संचालित था ये ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, जिसका सरकारीकरण कर दिया गया 21/9/2023 को सरकारीकरण कर दिया गया सशर्त। वो सशर्त क्या थी और अब क्यों विरोध हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज 14 अक्टूबर को इसको लेकर एक बैठक हुई कॉलेज परिसर में और ये बैठक समिति की कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में जो सरकारीकरण का पूर्व में विरोध किया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था इसकी बैठक में, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। उस प्रस्ताव के ऊपर कि हमने इसके सरकारीकरण का जो विरोध किया था वो सही था या गलत था या क्या था, उसके ऊपर चर्चा हुई और समिति कार्यकारिणी के सदस्य इसमें शामिल हुए और बैठक में सचिव दलीप सिंह सिहाग की अध्यक्षता में सभी ने अपनी अपनी राय रखी। तो वो राय क्या थी, फिर एक बार सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि कॉलेज को पूर्व की भांति जो समिति द्वारा संचालित किया जाता है उसका सरकारीकरण के विरोध की जो घोषणा हुई थी उस घोषणा को बरकरार रखा जाएगा और वो विरोध जो है वो जारी रखा जाएगा। और अब तो इसको हाईकोर्ट में ले जाया गया है और इसके सरकारीकरण के निरस्त करने के प्रयास तेज किए जाएंगे और कर दिए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में अब यह मामला जो है वो पहुंच चुका है। भादरा के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के सरकारीकरण का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। तो हाईकोर्ट में अब सरकारीकरण को चुनौती दे दी गई है, याचिका दायर की गई है और अब होने वाला क्या है हमारी नज़रें बनी रहेगी। और आज की बैठक में सभी समिति के सदस्यों ने पुरजोर तरीके से इसके सरकारीकरण का विरोध किया
और ये कहा कि अथक मेहनत के साथ इसको संचालित किया गया, इसको सिंचित किया जा रहा था, उसका सरकारीकरण ना किया जाए। और पूर्व में जो जिस किसी ने भी ये प्रस्ताव बलवान पूनिया के पास वो लेकर गए थे, वो आरोप लगाया गया कि समिति में सर्वसम्मति से वो कोई पास हुआ प्रस्ताव नहीं था। समिति में उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ, समिति अनदेखी करते हुए इसका सरकारीकरण किया गया है। तो विरोधाभास तो यहाँ जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की, तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी गणपति होटल में पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल की। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ एकत्रित हुए और मीडिया के सवालों के जवाब भी संजीव बेनीवाल ने यहाँ दिए और कई सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कड़े सवालों के जवाब भी दिए और बड़ा कड़ा रुख भी अख्तियार किया। और एक वादा क्षेत्र की जनता से संजीव बेनीवाल ने ये किया कि मैंने 2 कार्यकाल बिताए हैं, जिसमें से अपने एक कार्यकाल को तो खुद ही टेस्ट मानते चले आ रहे हैं कि एक में मैंने एक प्रकार से टेस्ट के रूप में बल्लेबाजी की थी, अर्थात धीमी गति। ये मान सकते हैं कि उस समय संजीव बेनीवाल को अनुभव नहीं था और उस कार्यकाल में दाग भी लगे थे। 1998 में आपको मैं याद दिला दूं, ओंकार लाल जाट के जो ज़मीन अलाटमेंट का जो मामला था उसको लेकर विरोध हुआ और जनता में उसको ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष में ने बुनाया भी और बाद में संजीव बेनीवाल को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 10 साल वो जनता से दूर रहे। हालांकि जनता से दूर नहीं रहे, लेकिन जनता ने सत्ता से दूर कर दिया। वो जनता के तो बीच ही रहे और लगातार वो जब से राजनीति में आए हैं उनका प्लस पॉइंट यही है कि लालचंद डुड्डी और ज्ञान सिंह चौधरी की जो 20-25 वर्ष की बादशाहत थी, उस बादशाहत में संजीव बेनीवाल ने हालांकि उसको तोड़ा। से तो डॉक्टर सुरेश चौधरी ने लगाई थी 1993 में ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट कटवाकर, उनको 1993 में टिकट मिल गई थी। उसके बाद में संजीव बेनीवाल भी प्रयासरत हो चले थे 93-94 से। लगभग सुरेश चौधरी और संजीव बेनीवाल का कार्यकाल जो है वो बराबर का था। लेकिन 1998 में संजीव बेनीवाल फिर सुरेश चौधरी से वो टिकट हथियाने में कामयाब रहे और उन्होंने कांग्रेस को जीत भी दिला दी। उसके बाद में डॉक्टर सुरेश चौधरी फिर निर्दलीय चुनाव लड़े 2003 में। हालांकि इसके बाद में वही विधायक बने। उसके बाद में फिर पार्टी बदलते रहे। ये एक नेताओं का इतिहास भी है, भादरा के नेताओं का, वो मैं आगे किसी समीक्षा में आपको बताऊंगा। भादरा के नेताओं का इतिहास क्या है, हर दशक में पार्टी बदल लेते हैं, कई तो दशक होने भी नहीं देते। तो इसका इतिहास भी हम आगे आपको बताएंगे, जब जो नए फैक्टर्स बने हैं उनके बारे में बताएंगे, उस समय आपको पूरा इतिहास भी बताएंगे। तो उस बैठक में एक प्रकार से संजीव बेनीवाल ने जो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बता रहा था कि बादशाहत को एक प्रकार से सही तरीके से चुनौती देते हुए तोड़ा था, वो संजीव बेनीवाल ने तोड़ा था। तो उस 98 के कार्यकाल को संजीव बेनीवाल ने टेस्ट कार्यकाल माना कि मैंने टेस्ट के बल्लेबाज के रूप में यहाँ बल्लेबाजी की थी। और 2013 के कार्यकाल को वो वनडे की तरह मानते हैं। और अब के लिए उन्होंने कहा, जब भाजपा टिकट उनको मिल चुकी है, कि मैं अब T20 क्रिकेट खेलने के मूड में हूँ। आपको बदला रूप संजीव बेनीवाल को का देखने को मिलेगा 2023 के इस चुनाव में। और उसके बाद में अगर जनता चुनती है तो बदला रूप संजीव बेनीवाल को मिलेगा। आखिर ये बदला रूप क्या है? क्या राजनीति में भी परिवर्तन तो होते हैं, परिवर्तन तो संसार का नियम है। और जैसे क्रिकेट की अंतिम बॉल तक क्रिकेट मैच का निर्धारण नहीं होता है हार जीत का, उसी प्रकार से राजनीति भी अनिश्चितताओं वाला क्षेत्र है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। नेताओं के हृदय भी परिवर्तन होते हैं, नेताओं की टिकटें भी बदल जाती हैं, नेताओं के घर भी बदल जाते हैं। जीतते हैं तो विधानसभा में वो रहते हैं, उनका घर वहाँ होता है, उसके बाद में उनका कहाँ कहाँ
पता नहीं घर बन जाता है। तो ये एक अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन संजीव बेनीवाल कह रहे हैं कि वो एक अलग पारी खेलने के मूड में है और अलग रूप दिखाई देगा। और उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और संजीव बेनीवाल ने कही थी, और ये कोई एक जो सूचना के अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत मांगी हुई एक जानकारी थी, सरकारी एक प्रकार से दस्तावेज थे। वो दिखाते हुए वो 14वीं विधानसभा में और 15वीं विधानसभा में भादरा क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सवाल उठाने का जो पैमाना है, उसकी प्रतिस्पर्धा किस प्रकार थी और क्या उसका पैमाना था, क्या उसका दोनों का अंतर था, तो ये बता रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, रियल में 2013 में जो संजीव बेनीवाल का कार्यकाल था, 2018 तक चला था, उसमें संजीव बेनीवाल ने 462 कुल सवाल पूछे थे, जो कि पूरे जिले में टॉप रिकॉर्ड था उनका। सभी विधायकों में टॉप रिकॉर्ड वाले थे संजीव बेनीवाल। 462 सवाल इस जिले में किसी भी विधायक ने विधानसभा में नहीं पूछे। इतने सवाल संजीव बेनीवाल ने पूछे थे, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि तारांकित सवाल भी होते हैं, अतारांकित सवाल भी होते हैं। तारांकित सवाल की संख्या 212 थी और अतारांकित की 250 थी। इसके अलावा भी एक विशेष सत्र होता है, उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये इन दोनों ही सवालों को मिलाकर 462 होते हैं संजीव बेनीवाल के कुल सवाल। अब बात करें बलवान पूनिया की, तो इनका रिपोर्ट कार्ड प्रतिस्पर्धा के तौर पर आप कैसे देखेंगे? 462 सवाल 2013 में 2018 तक संजीव बेनीवाल ने क्षेत्र की जनता के उठाए। बलवान पूनिया कहाँ तक पहुँचे? सबसे बड़ी आवाज़ और सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेज़ी के साथ बढ़ा और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से उनका प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा जनता के बीच में प्रचलित हुआ। लेकिन सवाल कितने पूछे? 362, अर्थात 100 सवाल कम पूछे। जो एक सत्र 8 सत्र होते हैं, उस एक सत्र में एक विधायक 100 सवाल तक पूछ सकता है। लेकिन बलवान पूनिया यहां भी संजीव बेनीवाल से मार खा गए और बहुत पिछड़ गए। 100 सवाल का मतलब पूरा का पूरा एक सत्र होता है। चलो मान लिया कि कोरोना काल था, उसके चलते विधानसभा की कार्रवाई बहुत प्रभावित हुई। लेकिन ऐसा पूर्व में भी हुआ था। कुछ व्यवधान इस प्रकार से पूर्व की सरकार में भी आए थे। तब कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। तो बराबर तो हम नहीं मान सकते, लेकिन अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें, ईमानदार विश्लेषण करें, तो देखो आंकड़े तो कहते हैं संजीव बेनीवाल ने बलवान पूनिया को सवाल पूछने में पछाड़ दिया है। 100 सवाल पीछे हैं। अब हम बात करें तारांकित और अतारांकित की, तो तारांकित सवाल 203 थे बलवान पूनिया के, संजीव बेनीवाल के 212 थे। यहाँ भी संजीव बेनीवाल आगे हैं। और अतारांकित सवाल बलवान पूनिया के 156 महज थे, जबकि संजीव बेनीवाल के 250 थे। यहाँ करीब करीब 100 सवाल ज़्यादा है। और अंत एक विशेष सत्र की बात करें तो 3 सवाल बलवान पूनिया के यहाँ विशेष थे, तो 362 सवाल बनते हैं टोटल। राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया ये पत्र था जो संजीव बेनीवाल कल दिखा रहे थे। तो ये तो रही इनके सवाल उठाने की या फिर विधानसभा में रिपोर्ट कार्ड की बात। दोनों ही विधायकों के रिपोर्ट कार्ड, और दोनों ही विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने हमने रखा है। आप इसको कैसे देखते हैं और कैसा समझते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत में विधानसभा में सवाल पूछने का दोनों का प्रतिस्पर्धा वाला रिकॉर्ड जो है वो यही है। अब हम बात करें अन्य खबरों की, तो कल जानकी स्किन एंड लेजर क्लिनिक का उद्घाटन होने जा रहा है विवेकानंद अस्पताल के सामने नई बिल्डिंग में। ये नया अस्पताल खुलने जा रहा है और कल इसका भव्य उद्घाटन होगा। डॉक्टर परमिला कुमारी जो है चर्म रोग विशेषज्ञ है, वो अपनी नियमित सेवा इस अस्पताल में देने जा रही है। इसके अलावा
बात करें अन्य खबरों की, तो अब मैं उस खबर पर आता हूँ जिस खबर को लेकर आप में उत्सुकता होगी। डूडी परिवार में हलचल क्यों है? अब विस्तार से हम बात करें डूडी परिवार की। आज कुछ खबरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया में कि कार्तिकेय डूडी के पक्ष में डूडी परिवार आ गया है और अब वो कार्तिकेय डूडी चुनाव लड़ने वाले हैं। इस वायरल होती खबर का सच क्या है? क्योंकि खबरें कई प्रकार की वायरल होती है और सोशल मीडिया तो वायरल खबरों का बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ तैरती रहती है हर खबरें। उनकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत कम है और उनकी विश्वसनीयता आप किसी विश्वसनीय मीडिया हाउस से ही उनकी विश्वसनीयता जान सकते हैं। और हमारा फर्ज है हम आपको एक एक खबर ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ खरी खबर दिखाएं जो खरी है, और जो वायरल हो रही है वो खबरें उनका सच भी आपको बताएं। तो अब हम डूडी परिवार की उस खबर पर जाते हैं जो कार्तिकेय डूडी का समर्थन करती हुई प्रतीत हो रही है। ये झूठी भ्रामक खबरें हैं और अफवाह मात्र है कि डूडी परिवार एक हो गया है और कार्तिकेय डूडी पर सहमति बन गई है। या कई खबरें ऐसी भी है को संभावना जताई जा रही है कि कार्तिकेय डूडी के नाम पर एक सम्मेलन करके जो समर्थन है वो दिया जाएगा, जुटाया जाएगा। अब इस खबर का सच आपको बताते हैं। हमने जयदीप डूडी इस परिवार के वर्तमान के सबसे बड़े नाम से फ़ोन पर बातचीत की दूरभाष से, और जयदीप डूडी ने हमें कहा कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, किसी को भी समर्थन देने की बात नहीं कही है। और अगर ऐसी खबरें चल रही है तो वो सारी की सारी झूठी है, उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जयदीप डूडी 20 अक्टूबर को, आने वाली इसी 20 अक्टूबर को, जो कि पुण्यतिथि है स्वर्गीय लालचंद डूडी की, उस पर सदैव एक कार्यक्रम होता है और किसान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और चर्चा एक ये भी है, छोटा सा वीडियो डालकर मीडिया को स्वयं जयदीप डूडी ने बताया था कि बड़ा निर्णय लेंगे, कार्यकर्ताओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या था, उसके ऊपर क्या होगा, क्या उस 20 अक्टूबर को कुछ हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वहाँ कुछ हो सकता है निर्दलीय या कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं, या हो सकता है भाजपा में ही रहने का और ईमानदारी के साथ रहकर साथ निभाने का, जो टिकट प्रत्याशी है भाजपा का उसका, वो निर्णय भी ले सकते हैं। तो वो राय करेंगे अपने कार्यकर्ताओं की। लेकिन इन संभावनाओं को इनकार किया कि वो कार्तिकेय डूडी को समर्थन देने वाले हैं, और जो खबरें फैलाई जा रही है वो झूठी बताई और उनको अफवाह बताया। अब बात करते हैं जयदीप इस डूडी परिवार के ही अन्य एक खेमे से। वो है, एक बार मान लीजिए संदीप डूडी का ही, जयदीप डूडी के छोटे भाई। हालांकि ये खेमा अलग तो नहीं है, लेकिन वो भाजपा के सिपाही है। ये हमारी बात हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो भाजपा के सिपाही और संजीव बेनीवाल के साथ टिकट के साथ रहकर वो उनका साथ देंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। तो वो क्लियर कर चुके हैं, मैं किसी भी गुट में किसी को भी समर्थन देने वाला नहीं हूं। अब बात करें दूसरे खेमे की, एक तीसरे खेमे की। मान लीजिए शोभा सिंह डूडी, पीपी सिंह डूडी का खेमा, जो कि पीपी सिंह डूडी लालचंद डूडी के भाई हैं, मुन्ना के नाम से मशहूर है, पूर्व लोकायुक्त सचिव वो रह चुके हैं और 2003 में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। 14,000 से अधिक उनको वोट भी मिले थे और वो चुनाव उन्होंने अपनी भाभी अर्थात लालचंद डूडी की धर्मपत्नी बिमला डूडी के सामने लड़ा था और बिमला डूडी को उस चुनाव में 33,000 से अधिक वोट मिले थे। और वो चुनाव 2003 का सुरेश चौधरी ने जीता। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने निर्दलीय रहकर 37,000 से अधिक मतों से 37,000 से अधिक मत उनको मिले थे। तो शोभा सिंह डूडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी हाल ही में, उसमें क्लियर किया वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है और कांग्रेस की कर्मठ वो सिपाही है और कांग्रेस में रहकर वो जिस किसी को भी टिकट मिलेगी उसके साथ ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने वाली है।
हालांकि उस में उन्होंने एक तंज किया था जयदीप डूडी पर कि उनको तो टिकट नहीं मिली, अब वो क्या करने वाले हैं, आप उनसे पूछिए। तो कहने का मतलब इस डूडी परिवार में कार्तिकेय डूडी, जो कि जसवंत सिंह डूडी, जो डूडी परिवार में सबसे पहले राजनीतिक ग्राउंड बनाने वाले शख्स थे, वो कार्तिकेय डूडी के दादाजी हैं। उनके पुत्र है कार्तिकेय डूडी, और वो आरएलपी की टिकट से भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से। उनको टिकट क्या मिलेगी, क्या आश्वासन है, ये तो टिकट मिलने के बाद में ही पता लगेगा, या कोई हनुमान बेनीवाल का इस प्रकार का वक्तव्य आए। लेकिन कार्तिकेय डूडी फिलहाल अपने परिवार में एक खेमा ही मात्र है। शोभा सिंह डूडी खेमा अलग है, जयदीप डूडी खेमा अलग है, और संभवतः संदीप डूडी भी अलग है। तो ये अलग अलग 4 खेमे हैं, कोई एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये है डूडी परिवार का सच। लेकिन 20 अक्टूबर को उस पुण्यतिथि वाली सभा में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, ये भविष्य के गर्भ में है। वो कोई भी बड़ी से बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, और वो जैसा कि आज हमारी बातचीत हुई, जयदीप डूडी ने कहा कि वो भाजपा के सिपाही हैं, वो भाजपाई हैं। तो देखकर तो यही लगता है कि कुछ ऐसा ही डिसीजन वो ले भी सकते हैं कि वो भाजपा में ही रहकर भाजपा के प्रत्याशी के साथ रहेंगे। देखते हैं, कयास तो आप भी लगा रहे होंगे और ये तो कयास हम भी लगा रहे हैं, लेकिन डिसीजन क्या लेंगे ये हमें भी जयदीप डूडी ने नहीं बताया। अब बात करते हैं उस खबर से, जो खबर एक प्रकार से पिछले 2 दिनों से भादरा विधानसभा में तहलका मचाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उस डीजल फैक्ट्री की। लेकिन उस डीजल फैक्ट्री वाली बड़ी न्यूज़ का खुलासा करने से पहले मैं आपको एसपी सिंह बढ़िया के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि हम अभी भाजपा की समीक्षा कर रहे थे। एसपी सिंह बढ़िया भी 16 अक्टूबर को मीटिंग करने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान जन चेतना भवन में, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा बनाई हुई एक संस्था थी, और उसी में वर्तमान में एसपी सिंह का कार्यालय भी है। वहाँ एक 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बैठक होगी, और उस बैठक को क्या नाम दिया गया है ये मैं आपको बताऊं, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। निजी कार्यकर्ता एक पारिवारिक बैठक, निजी कार्यकर्ता एवं पारिवारिक बैठक। तो निजी कार्यकर्ताओं से और परिवारजनों से वो राय लेंगे एसपी सिंह कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि टिकट हमें मिली नहीं, भाजपा की संजीव बेनीवाल को मिली है। तो अब आगे का हमारा रुख क्या होने वाला है। तो कोई बहुत ज़्यादा उत्साह या चर्चा दिखाई नहीं देती है। हो सकता है ये तूफान से पहले की शांति भी हो, इस संभावना से भी हम इनकार नहीं करते। लेकिन एसपी सिंह डूडी क्या निर्णय लेंगे, हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। आपको पल पल की खबरें दिखाएंगे, सत्य, निष्पक्ष, ईमानदार, स्टिक खबर आपको दिखाएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे इसी 7 बजे बुलेटिन में। तो रोज़ाना आप देखना मत भूलिएगा 7 बजे के इस बुलेटिन को। और जिस किसी भी हमारे दर्शक ने, हमारे चहते दर्शक ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस क्षेत्र की खबरें हम यूं ही आपको वर्षों तक अनवरत दिखाते रहें, और आपकी ईमानदारी की कसौटी पर भी हम खरे उतरें। तो ऐसे हमारे दर्शक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस 7 बजे के बुलेटिन को आप अपने फेसबुक वॉल से शेयर भी करें। देखते हैं अभी कितने हमारे दर्शक इस खबर को, इस 7 बजे के बुलेटिन को शेयर करते हैं।
ये आपका प्रेम प्यार स्नेह दुलार हम पर एक कर्ज के रूप में रहेगा, जो हम आपको निष्पक्ष, ईमानदार और सटीक खबरें देते हुए रेगुलर, निरंतर ये कर्ज उतार तो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि उसकी कुछ भरपाई हम आपको करके दिखाएं। तो अब हम आते हैं उस खबर पर जिसका आपको इंतजार है। डीजल फैक्ट्री पर करणपुरा के पास सिकरोड़ी से आगे छापा पड़ा था डीएसटी टीम का, पुलिस का। उसमें क्या हुआ, 81,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडारण वहां मिला था। ये भंडारण शब्द यहां पुलिस ने दिया है। पहले खबर थी नकली बायोडीजल, अवैध डीजल। हालांकि ये जो इतना बड़ा भंडारण 3 टैंकरों में मिला 81,000 लीटर का, ये भी अवैध ही है। इतना भंडारण आप नहीं कर सकते। उसका सच क्या है? रंजन मानस, जो कि बलवान पुनिया के बेहद खास है, उसके सहित 4 जनों पर इसको लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं। बलवान फगेड़िया का भी उसमें नाम आ रहा था। उसकी सच्चाई क्या है? चर्चा कस्बे में यह कि बलवान फगेड़िया रंजन मानस के इसमें पार्टनर है, लेकिन हमने 7 बजे को 2 दिन पहले जो खबर दिखाई थी उसमें साफ कहा था कि ये चर्चाओं का एक केंद्र मात्र है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि कागज बताएंगे वो, जब उनकी छानबीन होगी, उनकी जांच होगी कि उन कागजों में कितना सीर है, किस प्रकार है, किसका साझा है। कागज बोलते हैं सच, जो कागज एग्रीमेंट के कागज होते हैं। तो वो कागज क्या बोलते हैं ये भी बताएंगे आपको। बलवान फगेड़िया का नाम उन 4 में क्यों नहीं आया ये भी बताएंगे आपको। और ये भी चर्चा थी कि बलवान पुनिया वहां मौके पर थे और वो भाग गए। ये भी खबर थी उस समय, लेकिन इस खबर की भी हम पुष्टि नहीं करते। और बलवान पुनिया ने हमारे पास किसी प्रकार कोई पुलिस का या किसी प्रकार से कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन हमने सुना है हमारे मीडिया साथियों से ही कि आपके ऊपर भी इस प्रकार से कोई केस फाइल किया गया है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, सत्य खबर दिखाते रहेंगे। हमने कोई सोशल मीडिया पर भी या हमारे पेज पर भी इस प्रकार की कोई खबरें नहीं डाली है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। हमें इसकी चिंता कतई नहीं है। खबरें दिखाते हुए हम डरने वाले नहीं हैं। 30 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन कभी डर कर पत्रकारिता मैंने आज तक नहीं की और आगे भी नहीं करने वाला हूँ। ठोक कर खबर दिखाते हैं, जिसको मर्जी आए वो हमारी खबर देखे, जिसको पसंद आए वो हमारी खबर देखे, जिसको पसंद ना आए वो हमारी खबर ना देखे। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो खबर बताता हूँ उससे आप सहमत हो ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी संपादक, चाहे वो न्यूज़पेपर का संपादक हो, किसी चैनल का हेड हो, कोई एंकर हो, उसकी न्यूज़ पर प्रत्येक दर्शक अपनी सहमति जताए, विश्वासपूर्ण विश्वास करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये खबर सत्य है, तथ्यों के साथ बताई गई है और सत्य के करीब लग रही है, तो आप उनको मानिए, वरना आप नहीं भी मान सकते हैं। तो हम उन खबरों की तो पुष्टि नहीं करते हैं कि बलवान फगेड़िया वहाँ थे और भाग गए, बलवान फगेड़िया का सिर है या नहीं है, उनकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कागजात हमारे हाथ लगे हैं। उन कागजात में क्या है? वो जो भूमि है, जो फैक्ट्री वहाँ थी, उस भूमि की जो रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री में किसके नाम है? कौन वो 4 लोग हैं जिनके नाम में उस फैक्ट्री की भूमि की रजिस्ट्री है? उनमें बलवान फगेड़िया है या नहीं है? उनमें बलवान फगेड़िया मौजूद है। 15,000 के स्टाम्प के ऊपर बाकायदा उनके बयान, उनकी उपस्थिति, उनके सिग्नेचर, उनके आधार कार्ड नंबर, उनकी फ़ोटो लगी है, उनके गांव का नाम, उनका पता सारा लिखा है बलवान फगेड़िया का उस रजिस्ट्री में, जिसमें छापा मारकर ये अवैध भंडारण का डीजल पकड़ा गया है।
तो क्या उचित है इन मीडिया कर्मियों को इस प्रकार से आप निशाना बना रहे हैं? अगर आपका उसमें कोई लेना देना है किसी प्रकार का, अगर नहीं है तो आप छूट जाएंगे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है ही नहीं। और अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस आप तक पहुंचेगी। पुलिस इस मामले को दबा नहीं सकती, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पुलिस इसको दबा रही है। जो इनके संचालक है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका भी सच हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसका सच क्या है, पुलिस की रिपोर्ट में क्या लिखा है, किन लोगों को मौके पर पुलिस ने पकड़ा, और एक जो पकड़ा हुआ है वो कौन है, उसने क्या खुलासा किया है, और क्या क्या उस फैक्ट्री में मिला है। अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है। तो इसकी तफ्तीश चल रही है, छानबीन चल रही है, जांच चल रही है, आरोप भी तय होंगे। और ये मामला जो है पूरा का पूरा हम उम्मीद कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द खुलासा कीजिए आप। संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक भी जब हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पुलिस ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ इसमें अपनी भूमिका निभाए, और आने वाली सरकार हमारी है। अगर किसी प्रकार से तथ्य छुपाकर इसमें कार्रवाई की गई तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो ये एक प्रकार से संजीव बेनीवाल का भी कथन था। कांग्रेस के नेता भी इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। दयानंद बेरवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोबस इसी प्रकार से आरोप लगाए बलवान पूनिया और उसके खास समर्थकों पर, और ऐसे लोगों पर जिनके ऐसे कृत्यों में नाम सामने आ रहे हैं। जमकर निशाना लगाया गया दयानंद बेरवाल द्वारा भी। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं दोनों ही हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। तो अब वो कागज क्या बोलते हैं, आधार नंबर क्या है, वो तो यहाँ हम खुलासा नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें आधार नंबर भी है। बलवान फगेड़िया के 4 और कौन थे वो, विकास पुत्र मनोहरलाल जाट भिराणी, और राजकुमार पुत्र ओम प्रकाश भिराणी, सुभाष पुत्र जगदीश भिराणी, 1, 2 और नंबर 3, और नंबर 4 पर है बलवान सिंह पुत्र राम कुमार जाट करणपुरा। इनके आधार नंबर भी है, इनका यहाँ एड्रेस भी है, और इनकी चारों के साथ फोटो भी लगी है। तो कैसे जुटलाएंगे इस तथ्य को? ये रजिस्ट्री है, और ये रजिस्ट्री कब हुई, कहाँ, किसने बेची, किसने करवाई, किसके नाम करवाई, कब करवाई, ये सारा रिकॉर्ड इन कागजों में है। और जो 3 टैंकरों में पुलिस ने अवैध भंडारण का जो डीजल पकड़ा था, उसकी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। वो बायोडीजल था, नकली डीजल था, बनाने की क्या क्या सामग्रियां वहाँ मिली। वहाँ कुछ मीडिया के स्ट्रिंग भी हुए, उसमें उस वीडियोज़ में भी सब कुछ पूरा एरिया आ रहा है। वहाँ पंप भी लगा था, और फैक्ट्री के द्वार बंद। कुछ लोगों ने तो उसको कॉटन फैक्ट्री दिखाया, और उन डीजल के टैंकों को पानी का टैंकर बताया। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे, पहले भी दिखाया था और आज भी सच ही बता रहे हैं। तो कुल मिला के मनोज पुत्र राजेंद्र वार्ड नंबर 15 ने ये ज़मीन बेची थी, और 2150 वर्ग मीटर ज़मीन थी ये, जिसकी आधी की रजिस्ट्री करवाई गई। 6 लाख रुपए भी इसमें लिखे गए थे इस एग्रीमेंट में, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। और इसमें 1075 वर्ग मीटर जो ज़मीन है वो बेची गई थी, वो इन चारों को बेचान किया गया था। और सारी शर्तें, नियम रजिस्ट्रियों में आपको पता ही है लिखी जाती है, एक एक पॉइंट उसमें लिखा जाता है। आसा पासा, आजू बाजू, कौन वहाँ है, किसकी ज़मीन है, कितनी है, वो सारी लिखी जाती है। हमारी नज़रें इसके ऊपर बनी रहेगी, और मूल मामला क्या था इसकी भी परख हम कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, वो भी जल्द लेकर आएंगे। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, हमें उसका इंतज़ार है, उसकी रिपोर्ट क्या आती है, किस किस की गिरफ्तारियां होती है, किस किस से पूछताछ की जा रही है, और कौन कौन थाने में इस वक्त जा रहा है,
जिनको अभियुक्त बना रहा है वो भी जा रहा है आ रहा है। कौन कौन ऐसे लोग, सारी नजरें हम बनाए हुए हैं और जल्द ही आपके सामने उसका भी खुलासा करेंगे। तमाम रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन हमने आपको आज अगर राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बताया, और अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति चल रही है, वो क्या बड़ा भादरा में करने जा रही है और क्यों भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ चुकी है कांग्रेस। 41 उम्मीदवारों की सूची भाजपा तो जारी कर चुकी है और उसका तो जश्न भी मना लिया सभी दावेदारों ने, प्रत्याशियों ने, और वहां तो बागी भी उभर कर सामने आ गए 1 दर्जन से अधिक। लेकिन कांग्रेस अभी अपनी प्रथम सूची तय नहीं कर पाई है और सूची तय भाजपा से पहले ही कर ली गई थी। करीब करीब 80 नामों की सूची आई थी एक बार। तो उस सूची का अब क्या हो रहा है, और भादरा के नाम पर क्या वहां डॉट है या फिर किसी का नाम लिखा गया है, और माथापच्ची चल रही है तो वो किस स्तर पर चल रही है, और कुछ कांग्रेसी नेता दिल्ली क्यों बैठे हैं भादरा के, और कांग्रेस जो नेता नहीं है, निर्दलीय है, वो भी दिल्ली क्यों बैठे हैं। एक बड़ा नाम भी है उसमें, किसान नेता, वो भी दिल्ली बैठे हैं। माजरा क्या है, क्या होने वाला है। और हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है कांग्रेस की टिकट को लेकर, वो बड़ी मूल कांग्रेसियों के लिए दुखद खबर है। अगर वो सत्य होती है और जो सूत्रों की माने और वो सूत्र सारे के सारे ठीक निकलते हैं तो मूल कांग्रेसियों को यहाँ झटका लग सकता है, क्योंकि 4 ऐसे सीटें हैं जहां विचार कर रही है कांग्रेस अपनी सीटें साइलेंट रखने के लिए, और उसमें एक भादरा भी है। अर्थात बलवान पूनिया जो बार बार दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे और पूरे जोश और होश में बोल रहे थे कि कांग्रेस की टिकट में यहाँ बढ़ने नहीं दूंगा, उस पर मोहर लगती हुई सूत्रों की माने तो दिखाई दे रही है। लेकिन ये राजनीति है, निश्चितताओं वाला खेल है। यहाँ इसमें पूरा का पूरा, यहाँ किसकी कब कौन सी चाल, किसकी चाल को, किसके मोरों को मात दे जाए शतरंज की तरह, कोई कुछ नहीं कह सकता। यहां साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। तो कौन सी नीति कहां कारगर हो जाए ये नहीं कह सकते। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो अभी भी उम्मीदें बरकरार है सुखदेव सिंह शेखावत की भी। बजरंग सहारण भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बलवान पूनिया भी मजबूर हो सकते हैं टिकट लेने के लिए। दयानंद बेरवाल कांग्रेस के ईमानदार कर्मठ सिपाही भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। संभावनाएं सभी की जिंदा है कांग्रेस में। तो ऐसे में कब क्या हो जाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितनी खबरें हम आपको बताते हैं वो एकदम सटीक खबरें बताते हैं। उसमें अगर कोई तब्दीली होती है तो उसकी संभावना भी हम आपको पहले बताते हैं। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर नए खुलासों के साथ, नई समीक्षा के साथ 7 बजे आपसे मिलेंगे। लेकिन आज 14 अक्टूबर को क्या विशेष दिवस है इसकी अगर बताएं तो 1956 को आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था और 3,85,000 अपने समर्थकों के साथ, और ये एक प्रकार से धर्म के नाम पर धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल होने का रूप में सबसे बड़ा दिवस मनाया जाता है भारत में। और 1981 को आज के दिन क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी जन्मदिन धूमधाम से क्रिकेटर मना रहे हैं। और आज के दिन पितर सर्व पितर अमावस्या भी है। तो अब कल से 15 अक्टूबर से नवरात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। और बात करें रामलीलाओं का दौर है। आदर्श रामलीला कमेटी में आज ताड़का वध का दृश्य है
और मांगीलाल गोयल रामलीला समिति के अध्यक्ष आज आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा में मुख्य अतिथि आज शरीक होने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद में जब वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा रामलीला का, तो बाल आदर्श रामलीला भी पंचायती स्कूल के पास धूमधाम से शुरू हो चुकी है और आज उस रामलीला में भी ताड़का वध का दृश्य है। और सबसे बड़ी रामलीला समिति आज जो रामलीला मैदान में होती है, सबसे बड़ी रामलीला भादरा क्षेत्र की, वो एक दिन आगे है, क्योंकि वो 11 तारीख से प्रारंभ हुई थी और ये रामलीला 12 तारीख से प्रारंभ हुई है। तो आज मंडियों के भाव में जल्दी से आपको बता देता हूँ। नौर मंडी में चना आज 6,500 रुपये प्रति कुंटल बिका है। ग्वार बिका है 5327 रुपये प्रति कुंटल। सरसों के भाव 5300 रुपये, अरंडी के भाव 6,135 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मोट के भाव 6,900, मूंग के भाव 8,285 रुपये प्रति कुंटल बिके हैं। और आज गेहूँ बिकी है 2516 रुपये प्रति कुंटल। सबसे हाईएस्ट भाव नौर में गेहूं के आज रहे हैं। और जो बिका है 1915 रुपये, बाजरा बिका है 2140 रुपये और नरमा बिका है 6870, कपास बिका है 7,911 रुपये प्रति कुंटल। और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7184, कपास बिका है 8,113 रुपये प्रति कुंटल। ग्वार बिका है 5365 रुपये और सरसों बिकी है 5375 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7,286 रुपये, कपास बिका है 7800 रुपये प्रति कुंटल। सरसों बिकी है 5440 रुपये और ग्वार बिका है 5320 रुपये प्रति कुंटल। अब मौसम का मिजाज जल्दी से मैं आपको बताऊं तो आज 14 अक्टूबर को 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन भर हाईएस्ट रहा और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवा चलती रही, अलग अलग हिस्सों में कुछ कम कुछ ज़्यादा के रूप में। और लगभग 30% बादल दिन भर छाए रहे थे और रात्रि को कुछ बादलों की संख्या बढ़ेगी, 50% तक छाए रहेंगे। और कल 15 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 25 से 32 डिग्री दिन में, 34 से 35 डिग्री दोपहर को, मैक्सिमम 28 से 33 देर शाम को और रात्रि को 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और 11 से लगभग 14 किलोमीटर 33 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेगी। और कल दिन में बरसात की भी चेतावनी है, 0.5 mm वर्षा भी हो सकती है। तो बरसात का मौसम भी बन रहा है, नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, उसके चलते हल्की बूंदाबांदी आपके आसपास क्षेत्र में हो सकती है। रात्रि को कुल मिला के मौसम साफ बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।